So we have to start with the rights of the third parties in the agency business कि सर ये है प्रिंसिपल, ये है एजेंट, ये है थर्ड पार्टी, इसके राइट्स क्या होते हैं? लेट अस स्टडी देम। राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टी। सबसे पहला, व्हेन द एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द एजेंसी। इसने बताया ही नहीं कि पीछे कोई ऐसा सीन चल रहा है, तो फिर क्या पढ़ना भाई? कौन पढ़ेगा आज? हु विल रीड? सबसे पहले तो वीडियो ऑन कर लो। श्रेया कर्नावट, दक्ष अग्रवाल, श्रेया बियानी, कनव। देवांश। अरे लंच कर लेना। मैंने क्या कहा था? 2:30 कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो नहीं, आगे मैं बोल बढ़ो। रहा हूँ देवांश रीड करेगा। क्या करेगा? देवांश रीडिंग करेगा, रीडिंग। देवांश नहीं, आज तू ही कर ले कनव, चल। हाँ, चल स्टार्ट रीडिंग। ओके सर। Rights of third parties when the agent does not disclose agency. If an agent makes a contract with a person who neither knows nor has reason to suspect, then he is dealing with an principal agent. Principal may require the performance of the contract, but the contracting party has agent the principal the same right as he would have had as against the agent if the agent had been the principal. देखो, जब एजेंट ने डिस्क्लोज ही नहीं किया है कि वो पीछे ऐसा कोई सीन चल रहा है, प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, और थर्ड पार्टी को भी पता नहीं है, ना उसके पास ये रीजन है बिलीव करने को या सस्पेक्ट करने को, शक करने को कि पीछे ऐसा कोई सीन चल रहा होगा। ठीक है। सो थर्ड पार्टी नीदर नोज नॉर हैज रीजन टू सस्पेक्ट दैट ही इज डीलिंग विद एन एजेंट। उसको पता नहीं है कि वो एक एजेंट से डील कर रहा है जो किसी और प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसके साथ में डीलिंग कर रहा है। सो प्रिंसिपल मे रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सर इसमें क्या प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के अगेंस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है? सर बिल्कुल कर सकता है। प्रिंसिपल को फर्क नहीं पड़ता इससे कि थर्ड पार्टी को पता है या नहीं पता है, प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। ठीक है, नंबर वन। But the other contracting party has, as against the principal, the same right as he would have had as against the agent if the agent had been the principal. सर लेकिन थर्ड पार्टी के भी को भी फिर प्रिंसिपल के खिलाफ वही राइट्स मिलेंगे जो उसे एजेंट के खिलाफ मिले थे, जैसा कि उसने एजेंट को ही मेन पार्टी समझ के उसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। यानी कि नट शेल में बात इतनी सी है। देखो, अपन ने कल पढ़ा था कि जब थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि बैकड्रॉप में ऐसा कोई सीन चल रहा है, तो थर्ड पार्टी एजेंट को रेस्पॉन्सिबल बना सकती है ना, क्योंकि इसके लिए तो यही प्रिंसिपल है, यही मेन पार्टी है जो कि उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यस सर। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को अंडर द कॉन्ट्रैक्ट रेस्पॉन्सिबल बना सकती है? नहीं। यस सर। तो जब इसने बताया ही नहीं पीछे कोई है, अननेम्ड या अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल पढ़ा था, तो जिस तरीके से सर क्या थर्ड पार्टी इसको रेस्पॉन्सिबल बना सकती है? सर 100%। ये तो अपन कल ही पढ़ के आ गए थे। अब लेकिन एस्पेक्ट ये है कि सर प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है क्या? हाँ सर। तो सर फिर तो थर्ड पार्टी को भी तो उस आदमी के अगेंस्ट वही राइट मिलेंगे जैसे कि इसके अगेंस्ट मिलते हैं हैड ही बीन द मेन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, वैसे ही राइट इसके अगेंस्ट मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर। If the principal discloses himself before the contract is completed, the other contracting party may refuse to fulfill the contract if he can show that if he had known who was the principal in the contract, or if he had known that the agent was not the principal, he would have he would have entered into the contract. ही वुड नॉट हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। मेरी क्लास में Not have. मेरी क्लास में सबके कंप्यूटर एआई कंप्यूटर बन जाते हैं, बीच बीच में से शब्द चुरने लग जाते हैं। ठीक है, इधर उधर हो जाते हैं। चलो, तो सर अब मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये जिन लोगों ने तीसरी बार भी कहने के बाद में भी अपने अपने वीडियोस ऑन नहीं किए हैं ना, वो सब एक एक करके क्लास से बाहर जाना स्टार्ट हो जाएंगे अभी विद इन अ मिनट। ठीक है भाई? ठीक है, किसको निकालूं? आप ही बता दो। कहाँ है देवांश, श्रुति, श्रेया बियानी?
दक्ष अग्रवाल। सर खा रहा हूँ। छौ ऑन कर ले बेटा, मैं नजर नहीं लगाऊंगा तेरे को। और क्लास में सर से मैं भी खा रही हूँ। आप क्या खा रहे हो मुझे देखने में इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे शक्ल देखनी है आप लोगों की। ठीक है, खाते रहो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। अब सर सिचुएशन ऐसी है कि जश तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, कनव है? जश कहाँ चला गया? जश शाह का बेस्ट फ्रेंड है कनव। ठीक है सर, ओके सर। अब बीच में एक देवांश नाम का लड़का है। ठीक है सर। जश ने जश को पता था कि ये कनव के पास में जाएगा कोई डील लेके या कोई ऑफर लेके, तो कनव उसको डायरेक्टली मना कर देगा। ठीक है, दोनों में कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती थी। तो उसने क्या किया, अपना एक एजेंट अपॉइंट किया, देवांश। ठीक है, प्रिंसिपल खुद बना, इसको इंस्ट्रक्शन दिया, जाके कनव के साथ XYZ डील करके आ, ये वाली डील करके आ। ठीक है, और बताना मत पीछे मेरे भी हाथ पे कर रहा है। ठीक है सर, ओके। अब क्या हुआ, कनव ने, देवांश गया कनव के पास में, वो सारी डील पूरी पूरी फाइनल करके आया और एग्जीक्यूट करने लगा। उससे पहले, अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, डिस्चार्ज नहीं हुआ है, उससे पहले कनव को समहाउ पता पड़ गया कि बैकड्रॉप में जश काम कर रहा है। ठीक है, जश इज द प्रिंसिपल। तो यदि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले ही कनव को ये सब के बारे में, छुपी हुई बातों के बारे में पता पड़ जाता है, तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट को बीच रास्ते में पूरा करने से मना कर सकता है कि यदि मुझे पता होता पीछे एक्चुअल में देवांश के पीछे जश कर रहा है, तो मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं। कनव के पास में ये राइट है, थर्ड पार्टी के पास में ये राइट है। थर्ड पार्टी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट के लिए तो ये थर्ड पार्टी हुई ना, इसलिए इसलिए थर्ड पार्टी बोल रहा हूँ। तो थर्ड पार्टी के पास में राइट है। हैड आई नोन कि इसके बैकड्रॉप में कौन है, मैं मना कर देता। ठीक है, देखो, इफ द प्रिंसिपल डिस्क्लोजेस हिमसेल्फ बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मे लिखा है, कंटिन्यू कर भी सकती, कंटिन्यू नहीं भी कर सकती, मे रिफ्यूज टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट इफ यू कैन शो दैट। यदि थर्ड पार्टी करना ये शो कर सकता है, मतलब ये इफ यू कैन शो दैट, इफ ही हैड नोन हु वाज द प्रिंसिपल इन द कॉन्ट्रैक्ट, यदि मुझे पता होता बैकड्रॉप में जश काम कर रहा है, और इफ ही हैड नोन दैट द एजेंट वाज नॉट अ प्रिंसिपल, या इस ये ऐसा भी बोल सकता है ना, मुझे यदि पता होता है कि ये एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, खुद मेन पार्टी नहीं है, ये तो किसी और प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर मैं ये काम कभी नहीं करता। ठीक है, दोनों में से कोई भी बात यदि उसको लगता है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, ही में रिफ्यूज टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आ गया? मतलब ये इतना भिड़क गया कि एक तो जश खुद नहीं आया देवांश के थ्रू करने, या फिर ये, इसको ये बात पसंद नहीं आई कि एजेंट के लिए पीछे बात छुपा के कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है बेटा, मान लो आपका कोई कॉम्पिटिटर है, मान लो मान लो यहाँ पर हमारे कनव की शॉप है रेडीमेड गारमेंट्स की, दो शॉप्स है कनव के पास में। ठीक है, एक खाली पड़ी है, दूसरी रेडीमेड गारमेंट्स की। देवांश उसके पास में आया और ये शॉप खरीदने के लिए बात करने लगा, तो इसने कहा हाँ ठीक है, मुझे तो वैसे भी बेचनी है। लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट, जब रजिस्ट्री कराने का टाइम आया, रजिस्ट्री मतलब उसको जाके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में स्टैम्प पेपर पे दुकान नाम करने का टाइम आया, तब देवांश ने खोला, हाँ भाई जश के नाम करनी है, जो खुद रेडीमेड गारमेंट्स का डीलर और इस दुकान को रेडीमेड गारमेंट्स के लिए काम लेना चाह रहा था। तो क्या कनव का दिमाग खराब है क्या कि अपने पास में अपने कॉम्पिटिटर को जगह बेच देगा, हमेशा के लिए धंधा खराब हो जाएगा? नहीं ना। तो वो ऐसा कर सकता है, यदि बोल सकता है सर मुझे पता होता कि इसको बिक रही है तो मैं ये डील कभी हाथ में नहीं लेता, इसलिए मैं अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूँ, वो कर सकता है। बिल्कुल कर, प्रैक्टिकल सिचुएशन समझ में आया? यस सर। जश शाह बोल, क्या दिक्कत है? जश हाथ उठाया था तूने, क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, तो हम भी आगे बढ़ते हैं, चलिए। देवांश जी वीडियो ऑन कर लो। ठीक है, चलिए। तो ये पहला राइट है थर्ड पार्टी का। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा ही कुछ है, पढ़ ले भाई कनव।
Example, P was debarred from applying license for his pharmaceutical business. Thus, he appointed A as his agent to apply for license to be used by P. The license issuing authority can repudiate the license if it becomes aware A is acting as an agent for B. ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। ये तो अपन ने वहां पर भी पढ़ा है ना कहीं अपन ने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा है कि एक कंपनी जो काम खुद नहीं कर सकती है वो अपने किसी एजेंट के थ्रू कराने की कोशिश कर रही है, तो फिर सर ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया जा सकता है, लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया जा सकता है। सेकंड, राइट ऑफ थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज्ड टू बी प्रिंसिपल। पढ़ भाई कनव, कनव। And does not disclose. When agent does not disclose that he is acting as an agent and principal requires the performance of the contract, then the principal can obtain such performance subject to the rights and obligations subsisting between the agent and the other party to the contract. एक Example, मिनट एक मिनट एक मिनट। जब एजेंट डिस्क्लोज नहीं करता है कि मैं तो एजेंट हूं, मेन आदमी पीछे कोई और ही बैठा हुआ है, ठीक है, और प्रिंसिपल क्या करता है, ही रिक्वायर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल को अब चाहिए कि नहीं यार, अब ये जो मैंने जिस एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल था, अब ये इसको एनफोर्स कराना चाह रहा है, देन द प्रिंसिपल कैन ऑब्टेन सच परफॉर्मेंस। अभी अपन ऊपर पढ़ के हैं, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है? हाँ सर कर सकता है, सब्जेक्ट टू द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द एजेंट एंड अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सर इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट बना है, उस हिसाब से वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। ठीक है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार एग्जाम्पल पढ़ो। example, A who owes 50,000 rupees to B sells 1 lakh rupees worth of rice to B. A is acting as agent for C in the transaction, but B has no knowledge nor reasonable ground of suspicion that such is the case. C cannot compel B to take the rice without allowing him to set off A's debt. However, in the एक मिनट, above अरे example, if ए B अरे know मेरे को बोलने दे। ए को बी को 50,000 रुपए देने थे, ए को बी को 50,000 रुपए देने थे, तो वो आगे ए बी को सेल करता है 1 लाख रुपए का राइस, ठीक है। ऑलरेडी 50,000 इधर से ए को बी को 50,000 रुपए देने थे, और इसको वो फर्दर 1 लाख रुपए का राइस सेल करता भी है। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, 1 लाख माइनस 50,000, सर 50,000 रुपीज का यहाँ से यहाँ पर पेमेंट आ जाना चाहिए था आफ्टर द सेट ऑफ, होना तो यही चाहिए था। बट ए इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर सी इन दी ट्रांजैक्शन। ए इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर सी, उसका नाम नहीं बताया, पीछे ये है, ठीक है। तो बट बी हैज नो नॉलेज नॉर रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट इन सच इज द केस। इसको पता ही नहीं था पीछे कुछ ये केस चल रहा है, इसको पता ही नहीं था। नॉर्मली यदि मेरे को आपसे रुपया लेना है और आपको देना है, तो मैं सेट ऑफ करके करूंगा, यस सर। अच्छा, इसने पहले से बताया हुआ होता कि मेरे पीछे सी बैठा है यार, मेरे पीछे सी बैठा है, वो प्रिंसिपल है, मैं तो जस्ट एक एजेंट जैसे काम कर रहा हूं, तो फिर क्या ये सेट ऑफ अप्लाई होता? नहीं सर। पर इसने छुपाया, इसने ऐसे ही दिखाया दैट ही इज द मेन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जबकि पीछे सिचुएशन प्रिंसिपल एजेंट वाली चल रही थी। तो अब इसका इसके खिलाफ राइट है या नहीं है? राइट है या नहीं है? सर बिल्कुल होगा, इसने यही तो सोच के इससे खरीदा कि यार 50,000 रुपए भी एडजस्ट हो जाएंगे और बाकी का मैं पैसा दे दूंगा। तो सर बिल्कुल राइट बनेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो है, ये इसके खिलाफ राइट रखता है, और इसने पीछे ये वाली सिचुएशन खोली नहीं। सो सी कैनॉट कंपेल बी टू टेक द राइस विदाउट अलाउइंग हिम टू सेट ऑफ एज डेट। सर इसका डेट सेट ऑफ किए बिना ये इसको फोर्स कर ही नहीं सकता, खुद पहले पीछे छुप के बैठ गया, एजेंट के थ्रू अपना काम करवाया। इसने तो इससे डील ये समझ के किया कि इससे 50,000 रुपए आने हैं, ठीक है, तो कम पेमेंट करना पड़ेगा।
अब सडनली पूरी डील खत्म, चावल मिलने के बाद में पेमेंट का टाइम आता है, तब ये बोलता है अरे भाई मैं पीछे ये है। तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराना चाह रहा है, लेकिन अब इसके इसके खिलाफ वही राइट्स होंगे जो इसके खिलाफ होंगे। यानी इसके खिलाफ 50,000 रुपए का डेट सेट ऑफ करने का राइट है या नहीं है? हाँ सर, तो वही। तो ये इसको कंपेल नहीं कर सकता कि बिना इसके आप वो 1 लाख रुपया पूरा दो, नहीं भाई। यदि आपने पहले डिस्क्लोज कर दिया होता तो हो सकता है मैं चावल नहीं खरीदता। आपने पहले डिस्क्लोज कर दिया होता तो मेरे दिमाग में सेट ऑफ का नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने पहले डिस्क्लोज नहीं किया, तो मेरे दिमाग में तो इसका खिलाफ 50,000 रुपए का एडजस्टमेंट था। आपको यदि चावल बेचना है तो आप ये 50,000 रुपए का एडजस्टमेंट किए बिना मेरे से आप रुपया नहीं ले सकते। सो सी कैनॉट कंपेल मी टू टेक द राइस विदाउट अलाउइंग हिम टू सेट ऑफ हिज डेट। हाउएवर, लेकिन पढ़ वही आगे। However, in the above example, if B knows before the transaction that A is only an agent, then B is liable to C for full payment of rupees 1 lakh and he cannot adjust rupees 50,000 as set off from A. ये तो पता है ना कि सर, पहले से पता होता है कि पीछे सी है, ये जस्ट एजेंट जैसे काम कर रहा है जिससे मेरे को 50,000 रुपए का सेट ऑफ क्लेम करना है, फिर भी ये ट्रांजैक्शन करता है। तो फिर अब इसके खिलाफ 50,000 रुपए भूल जाओ, इसके खिलाफ है ही नहीं, है तो जस्ट एजेंट है, तो इसको पूरा 1 लाख रुपए का पेमेंट देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस सर। तो यानी कि हमने जो पॉइंट पढ़ा है ये केवल तब है जब पीछे कोई छुपा हुआ प्रिंसिपल था जिसके बारे में पता नहीं था, और जो एजेंट बन के आया है हम उसी को मेन आदमी समझ रहे हैं, मेन पार्टी समझ रहे हैं, उसके खिलाफ सेट ऑफ कर रहे हैं। तो आप कर पाओगे, क्योंकि उनकी गलती, उन्होंने एजेंट और प्रिंसिपल वाला रिलेशनशिप डिस्क्लोज ही नहीं किया। ठीक है, चलिए। पॉइंट नंबर 3, राइट नंबर 3, राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल। पढ़ भाई, क्या चीज है? In cases where the agent is personally liable, a person dealing with him may hold either him or his principal or both of them liable. Example, B enters into a contract with A to sell him 100 bales of cotton and afterward discovers that A was acting as an agent for B. B may sue either A or B or both for the price of the cotton. देखो, अभी अपन ने पढ़ा है कि सर पीछे बताया ही नहीं कि ऐसा सीन चल रहा है। ठीक है सर, कि एजेंट मेन पार्टी नहीं है, पीछे प्रिंसिपल है। तो सर इसका राइट किसके खिलाफ बनता है? इसके खिलाफ तो बनता ही है। कल को कुछ भी गड़बड़ हुई है, एजेंट के ऊपर केस ठोक सकता है? नहीं सर, बिल्कुल ठोक सकता है। सर अभी ऊपर अपन पढ़ के आ रहे हैं कि प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है क्या? यस सर, करा सकता है। लेकिन फिर थर्ड पार्टी का प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी वही राइट होगा जो एजेंट के अगेंस्ट होगा? यस सर। तो हम वही बात तो अपन वापस पढ़ रहे हैं क्या, कि सर इसके खिलाफ केस ठोक सकते हैं तो इसके खिलाफ भी तो केस ठोक सकते हैं। यस सर। तो यदि थर्ड पार्टी को इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी के खिलाफ एनफोर्समेंट का केस ठोकना है या कुछ भी डैमेजेस का केस ठोकना है, सर इसके खिलाफ भी ठोक सकता है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा सकता है तो इसके खिलाफ भी ठोक सकते हैं और दोनों के खिलाफ भी ठोक सकते हैं। जनरली यही होता है कि जब केस ठोकना ही है तो एक बार में सबको पार्टी बनाते हैं, एजेंट और प्रिंसिपल दोनों के खिलाफ ठोक सकते हैं। किसी एक के खिलाफ भी ठोक सकते हो, इसके खिलाफ या इसके खिलाफ, और दोनों के खिलाफ भी ठोक सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? तो सर ही में होल्ड ईदर हिम, यानी कि एजेंट और हिज प्रिंसिपल, और बोथ ऑफ देम लायबल। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पर करना। For consequence of inducing agent or principal to act on belief that principal or agent will be held exclusively liable when a person who has made a contract with an agent induces the agent to act upon the belief that the principal only will be held liable or induces the principal to act upon the belief that the agent only will be held liable, he cannot afterwards hold liable the agent or principal respectively. देखो क्या पॉइंट है ये, यदि when a person who has made a contract with an agent induces the agent to act upon the belief that principal only will be held liable, or induces the principal to act upon the belief that agent only will be held liable, he cannot afterwards hold liable the agent or the principal respectively. Sir, कुछ ऐसा सीन है जहां पर
थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी डेढ़ शाणी बन रही है। क्या डेढ़ शाणा मतलब समझते हो ना? ठीक है। थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, देखो एजेंट भी सोचता है कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं या नहीं बनाऊं, प्रिंसिपल भी सोचता है यार कॉन्ट्रैक्ट ढंग से बने, थर्ड पार्टी भी तो चाहता है कॉन्ट्रैक्ट बने नहीं बने सब सोचता है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट बनाने की खुजली इतनी ज्यादा होती है कि ये प्रिंसिपल एजेंट को बोल दे, थर्ड पार्टी एजेंट को बोल देता है कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मैं कुछ भी गड़बड़ हुआ तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा, मैं केवल प्रिंसिपल पे केस करूंगा। या फिर ये ऐसे बोलता है थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को बोलता है कि है ना कॉन्ट्रैक्ट बना ले यार कोई बात नहीं, मैं कल को कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं एजेंट पे केस करूंगा तेरे पे नहीं करूंगा, उसको फंसा देंगे अपन। ठीक है। तो सर यदि एक बार थर्ड पार्टी ने ये बिलीव करा दिया या तो प्रिंसिपल को कि मैं यदि कुछ भी गड़बड़ होता है तो केवल एजेंट के खिलाफ केस करूंगा, या फिर एजेंट को बिलीव करा दिया कि कुछ भी गड़बड़ होता है तो तेरा नाम नहीं आएगा प्रिंसिपल के ऊपर केस करूंगा, और फिर इस कारण ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाता है इस बिलीफ के कारण जो आपने इंड्यूस करी है थर्ड पार्टी ने, तो अब बाद में वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता। ठीक है। जिसके खिलाफ केस नहीं करने की बात की है उसके खिलाफ वो केस नहीं कर सकता। आपने खुद रूल ऑफ ईस्टॉपल ही हो गया या नहीं? आपने एक बार सामने वाले को बिलीव करवा दिया ना कि ऐसे ऐसे, तो फिर अब आप बाद में अपनी बात से मुकर नहीं सकते हो। ठीक है। चलिए, तो दीज आर दी राइट्स ऑफ, या फिर मतलब राइट्स, सारे ही राइट्स बोलना सही नहीं होगा, सिचुएशंस ऑफ दी राइट्स ऑब्लिक अदर थिंग्स ऑफ दी थर्ड पार्टी। ठीक है। अब अपन नया टॉपिक चालू कर रहे हैं कि सर एक एजेंट की अथॉरिटी कैसे कैसे रिवोक या टर्मिनेट होती है। ठीक है। तो सर कुछ एजेंसीज रिवोकेबल होती हैं, टर्मिनेशन जिनका पॉसिबल होता है, प्रिंसिपल चाहे तब एजेंट की एजेंसी खत्म कर सकता है। कुछ एजेंसीज इररिवोकेबल होती हैं जिसमें एक बार प्रिंसिपल ने यदि एजेंट अपॉइंट कर दिया है तो बाद में उस एजेंट को हटा नहीं सकता। वो एजेंट रहेगा उस काम को करने के लिए, हमेशा एजेंट रहेगा, आप इसको हटा नहीं सकते। कैसे? इररिवोकेबल एजेंसी का एक सिचुएशन देखो, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, agency coupled with interest is an example of an irrevocable agency. सुनो। हाँ। श्रुति खरतड़े, दक्ष अग्रवाल, जश शाह, कविश कहाँ गायब है? श्रेया कर्नावट आके चली जाती है। एक एक जने को चार चार बार बोलना पड़ेगा क्या? या मैं भी, वो तुम्हारी एक मैडम है ना, पारुल मैडम, मैं भी उनकी तरह ले लूं क्या हाथ में डंडा? हम्म। कि सर आपका डंडा मुंबई तक नहीं पहुंच पाएगा। बेटा तुमने एक कहावत सुनी होगी, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और मैं तो पढ़ाता ही कानून हूँ। ठीक है। तो मेरा डंडा है ना सब तुम्हारे यहाँ तक पहुंच रखता है, चुपचाप अपने अपने वीडियोस ऑन करो। चलो। चलो भाई, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक पर्सन है रिचा, दूसरी पर्सन है श्रुति। ठीक है। अब श्रुति को अंडर सम कॉन्ट्रैक्ट रिचा को 10 लाख रुपए चुकाने थे, कोई पेमेंट करना था लेकिन वो कर नहीं पा रही है, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि श्रुति ये 10 लाख रुपए रिचा को चुका नहीं पा रही है। बट इसकी नियत में खोट नहीं है, नियत पाक साफ है। पाक साफ मतलब समझते हो ना, नियत एकदम सही है, खोट नहीं है। मैंने कहा एक काम करते हैं यार अपन, ये मेरी जमीन है जिसकी कीमत आज के टाइम में करीब करीब 10 लाख 15 लाख रुपए के बीच में कहीं बैठती है। ठीक है। तो तू एक काम कर, मैं तेरे को एजेंट जैसे अपॉइंट करती हूँ, तू इस जमीन को बेच देना, जितने भी लाख रुपए में मिले उसमें से सबसे पहले अपने 10 लाख रुपए ले लेना, और कुछ एक्स्ट्रा मिले तो वो मेरे को हैंड ओवर कर दे। तो यहाँ पर रिचा जो है वो एजेंट तो बनी है श्रुति की, लेकिन ये कैसी एजेंसी है? दिस इज एन एजेंसी विच इज कपल्ड विद इंटरेस्ट। रिचा का कोई ना कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना अपना इसमें, यस सर, जिसके के लिए तो इसको बनाया जा रहा है एजेंट, ताकि ये अपना भी इंटरेस्ट पूरा कर ले वे और साथ में इसका भी काम हो जाए।
इसको रिप्रेजेंट करके श्रुति की रिप्रेजेंट करके श्रुति की जमीन बेच के आएगी थर्ड पार्टी को। यस सर। अब नॉर्मल एजेंसी होती ना, तो श्रुति को जब मर्जी आती ऋचा को एजेंसी से रिवोक कर देती कि नहीं यार मेरे को तू एजेंट ऑफ नहीं चाहिए। लेकिन ये कैसी एजेंसी है? एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है। तो क्या अब श्रुति इस एजेंसी को बीच में तोड़ सकती है? नहीं सर। दिस एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इररिवोकेबल एजेंसी। अब ये एजेंसी तोड़ी नहीं जा सकती। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस। हाँ ऋचा जी बोलिए। सर पर मैं ये सिचुएशन में मना कर सकती हूँ श्रुति को कि मेरे को एज एजेंट नहीं चाहिए, मतलब मेरे को जमीन नहीं बेचनी है, तू खुद बेच ले और फिर बाद में तो पैसे दे दे, मैं मना हाँ कर हाँ, सकती हूँ तो आप देखा मना मैंने कर कि सकते हो, ये नहीं तोड़ सकती आपकी एजेंसी। ठीक है। तो दिस इज, तेरी इच्छा ही नहीं होगी, तू काम ही नहीं करेगी तो जमीन कहाँ से बिकेगी, तो पैसा कहाँ से आएगा? बट जनरली तू खुद, तूने जो एग्जांपल दिया कि सर मैं मना कर, तू मना करेगी क्या? तेरे को पैसा 10 लाख रुपए वसूलने का एक ही जरिया नजर आ रहा है कि यार ये 10 लाख रुपए डूब जाएंगे मेरे, यदि ये इस तरीके से लास्ट ऑप्शन भी नहीं अवेल किया। तो तू क्या मना करेगी 10 लाख रुपए आते हुए की प्रोबेबिलिटी को? नहीं सर, तू मना नहीं करेगी। और भी खूबसूरत पॉइंट्स है, जब हम इररिवोकेबल एजेंसी पढ़ेंगे ये तब पढ़ेंगे। अभी हम क्या, ऐसी एजेंसी पढ़ रहे हैं जिसको टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है। पहला पॉइंट, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी पढ़ गई कनव। जज शाह क्या हो गया? सर टर्मिनेशन। सर ये कैसा वर्क हुआ कि अभी मैंने अगर किसी को पैसे लेंड किए हैं और वो पैसे को वसूलने के लिए मैं ही काम कर रहा हूँ। अरे बेटा, कई बार ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जब पैसा, देख पैसा देते समय तो तेरा अपर एंड है, बाद में ना अपने पैसे को वसूलने के लिए यूं भिखारी की तरह ऐसे हाथ में जाना पड़ता है, दे दे भाई मेरा पैसा दे 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 दे। ठीक है। तो जब पैसे वाप स्टेक पे हो जाते हैं ना कई बार, तो उसको वसूलने के लिए आदमी काम कर लेता है। तो ये अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम इतने धन्ना सेठ हो, तुमको 10 लाख रुपए के लिए हाथ पैर नहीं हिलाने तो मत हिलाओ। तुम्हारी जगह नॉर्मल आदमी होता तो वो अपने 10 लाख रुपए वसूलने के लिए थोड़ा बहुत काम कर लेता, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सर पर फिर हम वैसे नहीं कर सकते कि हम लाइक मैंने जिसको भी लेंड किया है मैं उसको सू कर दूँ और फिर गवर्नमेंट ही बेच देगी। लाइक गवर्नमेंट में होते हैं ना कि वो लोग कि जितने भी एसेट्स है वो बेच के फिर डेट सेटल करते हैं। देखो ऐसा है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। तू इसके खिलाफ केस कर सकता है। वो केस जब सिविल कोर्ट में जाएगा तो उसमें 20 साल लगेंगे। तेरे को खुद को समझ में आएगा अगले 2 महीने में हाथ पैर मार के इस प्रॉपर्टी को बेच के और अपना पैसा यहाँ से वसूल लेते हैं, रेदर देन 20 साल बाद वसूलने के। समझा जश? यस सर ठीक है सर। ठीक है। इसलिए वो बहुत कुछ सकता है, तू गुंडे भिजवा सकता है, हो सकता है इसको बीच में बुद्धि आ जाए या इसका कोई अरेंजमेंट हो जाए। ठीक है। पर अपन क्या पढ़ रहे हैं कि कई बार अपना पैसा, जब इंटरेस्ट कपल्ड हो गया ना, कपलिंग मतलब समझता है? कपलिंग मतलब एक ट्रेन का डब्बा दूसरे के साथ में कपल होके जुड़ा हुआ रहता है, तो तुम दोनों के इंटरेस्ट कपल हो गए। कपल हो गए, ये वो है ना, कपलिंग मतलब एक दूसरे के साथ में जुड़ गए। ठीक है। तो दिस इज एन एजेंसी सिंस इट इज कपल्ड विद सम इंटरेस्ट, एजेंट का भी इंटरेस्ट है, इसलिए वो एजेंट बन रहा है अपने पैसे वसूलने के लिए। ठीक है। तो फिर इस कपलिंग को अब तोड़ा नहीं जा सकता प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है। अब जैसे अपन जनरली कपल किसको बोलते हैं कि सर बॉय और गर्ल, हस्बैंड वाइफ ऐसे कपल्ड हो गए। ठीक है। तो दैट इज द थिंग। ठीक है वहां, बट दिस इज एन एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। पढ़ वही करना। सर आपकी स्क्रीन में दिख रही है। हाँ मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, ये कैसे हो गया? बाकी सबको दिख रही है। दिख रही है सर। यस सर। हाँ सर, आ गया आ गया। हाँ। सर आ गई। Termination of agency. Termination of agency means putting an end to the legal relationship between principal and agent. Section 201 provides the following modes of termination. Termination of agency by देखो act of parties. देखो सुनो A, मेरी, अरे
कि सर टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो प्रिंसिपल और एजेंसी का जब रिलेशनशिप तोड़ जाता है, टूट जाता है, तो वो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। कि सर कैसे कैसे, कि सर ऐसे ऐसे। ये थोड़ा सा मॉड्यूल से मैंने अलग बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स जो है, रिवोकेशन और रिनंसिएशन, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, जहां पर पार्टीज खुद प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप तोड़ रही है। ये नेक्स्ट वाले पॉइंट्स कौन से हैं, कि सर जहां पर कानून एजेंसी के रिलेशनशिप को खत्म कर दे रहा है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मॉड्यूल के हिसाब से, लेकिन एक इनको वो कहते हैं ना, कैटेगराइज करने की कोशिश की है। तो एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कैसे कैसे हो सकती है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे कैसे हो सकती है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज कैसे कैसे हो सकती है। समझ रहे हो, स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में दो पॉइंट सकते हैं ना। हाँ सर, पढ़ू। रिवोकेशन, अब मैं पढ़ लूंगा। रिवोकेशन और रिनंसिएशन बाय एजेंट्स। ठीक है, तो रिवोकेशन, सर रिवोक कर देना। रिनंसिएशन, जहां पर एजेंट जो, मतलब ये तो मेजरली प्रिंसिपल करेगा, खत्म कर देता है। एजेंट का काम पसंद नहीं आ रहा है, उसको तमीज नहीं है काम करने की, या उससे हो नहीं रहा है, या उसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, या किसी कारण वो डील नहीं बैठ रही है, या एजेंट ने काम बिगाड़ दिया है, तो रिवोक कर देता है प्रिंसिपल जनरली। ठीक है। रिनंसिएशन बाय एजेंट्स, तो यहाँ तो एजेंट अपनी एजेंसी को रिनाउंस कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, जाओ भैया मुझे तुम्हारा काम नहीं करना। ठीक है, रिनंसिएशन बाय एजेंट्स, तो यहाँ पर तो पार्टीज खुद अपनी इच्छा से छोड़ रही है। नेक्स्ट, कि सर अब लॉ के द्वारा एजेंसी कब कब खत्म होती है। सबसे पहला, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, जब एजेंसी जिस काम के लिए बनाई गई थी वो काम ही खत्म हो गया, फिर अब एजेंसी भी खत्म। ठीक है, until and unless it is जनरल एजेंसी जो हर चीज के लिए चलती जाएगी, ऐसा कुछ मैंने आज दिन तक देखा नहीं। नेक्स्ट, डेथ या फिर इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल और द एजेंट। सर ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल की ही डेथ हो गई, तो ये एजेंट जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पार्टी के सामने, सर ये एजेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिसका ये कॉन्ट्रैक्ट बनवा था वही खत्म हो गया, तो किसका कॉन्ट्रैक्ट बनवाएगा। प्रिंसिपल की या तो डेथ हो गई, या प्रिंसिपल इंसेन हो गया। इंसेन का मतलब है इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या आप एजेंट उसको कॉन्ट्रैक्ट में बांध सकता है, दोनों ही केसेस में नहीं बांध सकता। सेम फॉर एजेंट। एजेंट की यदि डेथ हो जाती है तो प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप अपने आप खत्म, या फिर एजेंट इंसेन हो जाता है तो भी खत्म। हालांकि अपन ने पढ़ा है दैट सर एजेंट जो है क्या वो अनसाउंड माइंड का हो सकता है, सर हो सकता है, लेकिन सर उस केस में कौन, सर एजेंट का तो कोई रोल ही नहीं होगा बीच में, उसके गलत कामों के लिए भी आप उसका गला नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, तो नॉर्मल एजेंट होता, मेजर एजेंट विद साउंड माइंड, तो आप उसके गलत कामों के लिए प्रिंसिपल उसका गला पकड़ सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं। अच्छा, अब ऐसा कुछ हो गया है जहां पर साउंड माइंड का एजेंट अपॉइंट किया था, लेकिन वो अनसाउंड माइंड का हो गया, तो फिर अब एजेंसी खत्म। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट, सॉरी, डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट, या प्रिंसिपल और एजेंट बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड। इंसैनिटी का मतलब ही वही है करीब करीब, ये सेकंड पॉइंट। तो ये पहला, इसका मतलब डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट। सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल और एजेंट बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल नॉट एजेंट। सर क्या एजेंट पर्सनली लायबल होता है थर्ड पार्टी के साथ में किए गए कामों के लिए इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट? नो सर, एजेंट इज जस्ट अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। तो ये इसको और इसको कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ रहा है। सर प्रिंसिपल यदि जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या अब इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग कैपेसिटी रही? नहीं सर, उस पर्टिकुलर चीज जिसके लिए वो मान लो प्रिंसिपल की कोई जमीन बेचनी थी, उसके लिए उसने एजेंट अपॉइंट किया, इन द मीन वाइल प्रिंसिपल खुद हो गया इंसॉल्वेंट, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी किस में वेस्ट करेगी सर?
ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर में वेस्ट करेगी सर। तो अब इस जब उस चीज के लिए, प्रॉपर्टी के लिए खुद प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, तो सर इंसॉल्वेंट होने के बाद में तो क्या उस चीज के लिए एजेंसी अब कायम रह सकती है? नहीं सर। तो यदि प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया है तो सर एजेंट जो है उसकी एजेंसी अपने आप खत्म हो। रीज्वाइन करो भाई सेम लिंक पे।